शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से शिरडी में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर दी गई है। ये फैसला शिरडी और उसके आसपास के ग्राम सभाओं ने लिया है। शिरडी बंद को 40 गांव के 25 ग्राम पंचायतों ने समर्थन दिया है। आज ऑटो रिक्शा, पूजा पाठ की दुकान, होटल, खाने के रेस्टोरेंट्स सब बंद रखने का फैसला किया गया है। शिरडी के लोग उद्धव ठाकरे के बयान का विरोध कर रहे हैं और उनका दावा है कि जब तक उद्धव अपना बयान वापस नहीं लेंगे तब तक शिरडी बंद रहेगा। साईं बाबा का जो मंदिर है वो पूरी तरह से खुला रहेगा और मंदिर में जो विविध धार्मिक कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं वो सभी कार्यक्रम वहाँ पे हम पूरी तरह से करेंगे। भक्तों की कोई सुविधा नहीं होगी। भक्तों को साईं बाबा की मूर्ति का और समाधि का दर्शन पूरी तरह से मिलेगा। इसके साथ ही शिरडी में हमारे जो दूसरे उपक्रम हैं, जैसे कि प्रसादालय है, हम वहाँ साईं भक्तों को भोजन देते हैं, वो भी बिल्कुल खुला रहेगा। भक्तों को पूरी तरह से प्रसादालय की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद हमारे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, कुछ ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स है, ये सभी तरह से हमारे सभी चालू रहेंगे और भक्तों की कोई असुविधा नहीं होगी। और भक्त लोगों को दर्शन लेने की सुविधा देने के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी वगैरह का भी इंतजाम किया है और भक्तों को कोई सुविधा नहीं होगी। अगर बाहर में सारी चीज़ें दुकानें बंद रहेंगी तो लगता नहीं भक्तों को थोड़ी असुविधा हो जाएगी? नहीं, भक्तों को पूरी सुविधा होगी। भक्तों का रहने का इंतजाम है। भक्तों का जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी संस्थान की तरफ से किया जा रहा है, भक्तों का खाने का इंतजाम है, सभी इंतजाम सुचारू रूप से चालू रहेंगे। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी उद्धव से बयान वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने जो भूमिका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाथरी के गांव को पैसे देने की जो बात की है डेवलपमेंट के लिए, उसका भी कोई आपका आक्षेप नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन साईं बाबा का जन्मस्थल लेके हम पैसा दे रहे हैं, इसके ऊपर हमारा सब शिरडी लोगों का आक्षेप है कि आपने जो बयान दिया है पाथरी को लेके बाबा के जन्मस्थल का विकास का, वो बयान तुरंत वापस ले। पाथरी को आप अलग से पैसा देना है डेवलपमेंट के लिए, उस देने में हमको कोई आपत्ति नहीं। संस्थान दावा कर रहा है कि भक्तों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन शिरडी के लोग बंद पर अड़े हैं। अब देखना है कि भक्ति के अस्तित्व पर किसकी सियासत हावी होती है। सावरकर पर अब कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करेगी, तो शिवसेना ने विरोध करने वालों को अंडमान जेल जाने की चुनौती दी है। जब सावरकर जी चिट्ठी लिख रहे थे, हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दो दिन अंडमान में, उसी सेलुलर जेल में, उसी काल कोठरी में जहां वीर सावरकर को रखा था, दो दिन रखना चाहिए। का सवाल है। कांग्रेस अपनी भूमिका जो है आरएसएस और सावरकर के बारे में वो जो है वो है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर संग्राम छिड़ा है। ऐसा संग्राम जिससे शिवसेना, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ कटार लेकर खड़े हैं। एक शिवसेना है जो वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। एक कांग्रेस है जो सावरकर को वीर मानने से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध किया था। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के लिए स्थिति असहज हो गई तो संजय राउत सामने आ गए। संजय राउत सीधे सीधे सावरकर के पक्ष में खड़े हो गए। इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया। पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, लेकिन भारत रत्न देने का निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लेता है। और हमेशा ये हमारी भी मांग रही है सावरकर, वीर सावरकर का सम्मान करने की। अंडमान में रहना यह सामान्य घटना इस देश में हुई है। 50 साल की उम्र कैद उस वक्त उन्हें लगी थी। 14 साल काटे हैं, बाद में बाहर जाकर जेल भोगा है। जो लोग उनको विरोध करते हैं भारत रत्न देने के लिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, ये सभी को 2 दिन अंडमान में, उसी सेलुलर जेल में, उसी काल कोठरी में जहां वीर सावरकर को रखा था, दो दिन रखना चाहिए। फिर समझेगा वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा त्याग, संघर्ष और बलिदान दिया है। अभी झगड़े की गर्माहट बढ़ ही रही थी कि आदित्य ठाकरे इस पर पानी डालने पहुंच गए। आदित्य ठाकरे ने संजय राउत के बयान को ही खारिज कर दिया।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, आपको जितना दुख होता है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में वाद नहीं है, किसी को और को नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना की अलायंस जारी है। हम दोनों एक साथ आए हैं महाराष्ट्र के लिए, देश हित के लिए। कई अलग विषय पे हमारी साधारण अलग अलग परसेप्शंस हो सकती है, लेकिन इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी पे वाद होना चाहिए। जो देना था किसी को भारत रत्न भाजपा के हाथ में है, दे सकते हैं, लेकिन अभी पास्ट पे बात नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इतिहास पे बात हो चुकी है। मैं यही सभी को कहना चाहूँगा कि इतिहास पे बात न करें। सभी व्यक्ति महान थे, हम सभी का आदर करते हैं। सावरकर विरोधियों को जिस लहजे में राउत ने चुप कराया, वो न सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को चुभा, बल्कि सावरकर पर सवाल उठाने वाले तमाम लोग और राहुल गांधी पर भी हमला था। लिहाजा राउत के बयान पर कांग्रेस की भवें तन गई। राउत जी के स्टेटमेंट को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। संजय राउत का स्टेटमेंट मतलब कोई सरकारी का स्टेटमेंट न तो शिवसेना का स्टेटमेंट है। आदित्य ठाकरे जी ने खुद कहा है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, और इसका स्टेटमेंट ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, कोई शिवसेना का स्टैंड नहीं है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इनफ टू क्लैरिफाई द स्टैंड ऑफ द शिवसेना। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अपनी भूमिका जो है आरएसएस और सावरकर के बारे में वो जो है वो है। जल्द ही सावरकर पर सवाल उठाने वाले राहुल एंड टीम को जवाब देने के लिए मैदान में स्मृति ईरानी भी कूद पड़ी। उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। जिसको अमेठी की जनता ने भगाया है, वो व्यक्ति दिल्ली में जाकर कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। मैं आज राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, तुम्हारी 10 पुश्तें आकर भी खत्म हो जाए तो सावरकर जैसा साहस तुम में नहीं हो पाएगा कभी। संजय राउत के बयान का वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने स्वागत किया है। इससे पहले रंजीत सावरकर सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। अब उनकी उम्मीद फिर जगी है। संजय राउत ने जो ये स्टेटमेंट किया है सावरकर की निंदा करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ, वो एकदम सही है और मैं इनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने तो बोल दिया कि उन्होंने अंडमान में जाना चाहिए, तो ये तो राहुल गांधी को उन्होंने बोल दिया है कि नाम पृथ्वीराज चौहान का लिया होगा, बदनामी राहुल गांधी करे। उन्होंने उनको सलाह दे दी कि अंडमान जाके खुद अनुभव ले और फिर बाद में बयान करे। सावरकर जी के बारे में मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन सावरकर जी को अगर भारत रत्न देना है या नहीं देना है ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वैचारिक मतभेद बाजू में रखकर सावरकर जी का देश के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये भी मान्य करने की आवश्यकता है। तो संजय राउत जी का ये कहना सही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। उसको कैसा संजय राउत संभालेगी? उद्धव ठाकरे जी ने जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ में मिलाया है और अपना सरकार चलाया है, तो ये मतभेद के दरार पर ये सभी पार्टियां खड़ी है, तो ठीक बात है। लेकिन संजय राउत के स्टेटमेंट से मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र में सावरकर पर शिवसेना पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। संजय राउत ने स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस पर पानी फेर दिया। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। 30 साल पहले आज ही के दिन लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। 19 जनवरी 1990 की उस काली रात इस मुल्क के लाखों बाशिंदों पर बहुत भारी पड़ी। कश्मीर की हसीन वादियों में खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले कश्मीरी पंडितों को उनके आशियानों से बेदखल कर दिया गया। अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी बनकर रह गए थे। हालात खराब हो गए, सारे डर गए, सारे लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। क्या करे, परेशानी हो गई सब। आवाज कांप रही है, जुबान लड़खड़ा रही है। अपनी ही जमीन पर, अपनी ही मिट्टी पर ये परदेसी बन गए हैं। जब भी उस मंजर को याद करते हैं, गम में डूब जाते हैं। पता नहीं, दिमागी काम नहीं कर रहा, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या उठेंगे, क्या करें। वो दुख था उस वक्त। आग लग देती थी, बहुत सारी चीजें, आज इधर हो गया ये, आज उधर हो गया ये, आज इधर हो गया ये, बहुत सी परेशानियां। जब भी जिक्र कश्मीर होता है, इन आंखों में वो तस्वीर सामने आ जाती है।
बड़े बेआबरू होकर इन्हें अपनी जन्नत छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ जिससे इन्हें मोहब्बत थी हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ा। धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में ये बेखौफ जीते थे। हसीन वादियों में जिंदगी गुलजार थी। सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, सेब संतरों के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी क्यारियां थी। लेकिन करें तो क्या करें। 19 जनवरी 1990 की उस काली रात ने इनका सब कुछ छीन लिया। हालात खराब हो गए, सारे डर गए, सारे लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। क्या करें, परेशानी हो गई, सब बहुत सी परेशानी हो गई उस वक्त। पता नहीं, दिमागी काम नहीं कर रहा, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या उठेंगे, क्या करें। बहुत दुख था उस वक्त। आग लग गई थी, बहुत सारी चीजें, आज इधर हो गया ये, आज उधर हो गया ये, आज इधर हो गया, बहुत सी परेशानियां, सब परेशान थे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे। ऐसे करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी मिट्टी से अलग होकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बिता रहे हैं। 30 साल पहले 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ा गया। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निशाना बनाया था। पंडितों के घर पर पथराव किए गए और लोगों के घर जला दिए गए। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को बेदखल होना पड़ा। कश्मीरी पंडित घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक थे। इनकी जिंदगी अमन चैन के साथ गुजर रही थी, लेकिन साल 1989 से माहौल बिगड़ने लगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे अलगाववादियों ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी। कश्मीर की फिजाओं में बारूद खोला और फिर जो हुआ उसके दर्द से आज तक लोग निकल नहीं पाए और विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। 19 जनवरी ये वो दिन था जब सदियों से यहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ा था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अपने पीछे छोड़ चले उनकी ज़मीन और जायदाद भी खंडरात में तब्दील हो गई। सुबह और शाम मंदिरों में भजन की गूंजने वाली आवाज़ें भी धीरे धीरे थम गई और वो गलियां जो कभी कश्मीरी पंडितों की चहल पहल से महकती थी, वहां उदासी और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये गलियां आज भी उन कश्मीरी पंडितों की वापसी के बिना अधूरी दिख रही है। 30 साल पहले लाखों कश्मीरी पंडित रातों रात अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर कर दिए गए। तब से आज तक वे अपने घर लौटने के लिए तड़प रहे हैं। 1990 में जो बुजुर्ग कश्मीरी पंडित जान बचाकर अपने घरों से भागे थे, उनमें से अब कुछ ही बचे हैं। जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं, जो बच्चे थे अब उनकी जवानी ढलने को आई है। लेकिन आज तक किसी ने उनको बताया नहीं कि आखिर उनका गुनाह क्या था, उन्हें किस जुर्म की सजा दी गई। मुट्ठी भर आतंकवादियों ने हथियार के दम पर कश्मीर में ऐसा तांडव मचाया कि लोग जीवन भर की पूरी कमाई घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। वो हमारे दिल में है, शायद वो भी हमारे दिल में होंगे। मैं उनको अपनी तरफ से पहले इस बात का हमें अफसोस है कि हम ये यहाँ से निकल गए। हमें बहुत परेशानी हो गई जब से ये यहाँ से निकल गए। हमें बहुत फील होता है, खुदा न खास्ता अगर हमको यहाँ से निकलना पड़ता तो क्या होता। पिछले 30 सालों में चिनाब और झेलम से ना जाने कितना पानी बह गया। राजनीति की कितनी चालें चली गई, सरकार की तरफ से लाखों घोषणाएं की गई, लेकिन कश्मीरी पंडित अपने वतन नहीं लौट पाए। अब धारा 370 हटने के बाद उनकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। और अब आपको रूस से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां एक बहुमंजिला इमारत के अंदर और बाहर दीवार पर बर्फ जम गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कैसे इमारत की दीवार पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। दरअसल बिल्डिंग के अंदर का हीटिंग पाइप फट जाने की वजह से इमारत फ्रीज हो गई। हालांकि इस इमारत में रहने वाले 4 परिवार -14 डिग्री तापमान में इस हालात से संघर्ष कर रहे हैं। उन परिवारों को इंतजार है तो बस मदद का, जिससे उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा सके। और अब खबर कनाडा से, जहां बर्फीले तूफान ने न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर को जमा कर रख दिया। राज्य में इमरजेंसी लगा दी गई है। बर्फ की आंधी ने शहर के लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। शहर में कामकाज ठप हो गया है। हर जगह 2 से 3 फीट मोटी बर्फ की चादर नजर आ रही है। घरों के बाहर भारी मात्रा में बर्फ गिरने से दरवाजे तक लॉक हो गए हैं।
तो रूस और कनाडा दोनों की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बर्फ जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त बन चुका है। और रूस में तो एक बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से अंदर से लेकर बाहर तक फ्रीज हो चुका है। साथ ही कनाडा में भी बर्फ को लेकर इमरजेंसी लागू हो गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में।